तो दोस्तों, आज जिस चैप्टर को आसान बनाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क मतलब काम होता है और एनर्जी मतलब ताकत होता है। तुम सुबह उठ कर के क्या क्या काम नहीं करते। सबसे पहले सुबह उठते हो, उसके बाद क्या क्या सपना देखे उसे सोचते हो कि यार आज सपना में ये देखा। उसके बाद पढ़ाई करना चालू करते हो, 2-3 घंटा तक पढ़ाई करते हो, क्वेश्चन आंसर याद करते हो, डायग्राम बनाते हो, मैप बनाते हो, पता नहीं क्या क्या काम करते हो, फिर थक जाते हो, पूरा काम कर लेते हो। लेकिन यार उतना काम करने के बाद भी साइंस के नज़र में तुम कुछ काम नहीं करते। ये क्या बकवास है। हाँ भाई, साइंस बोलता है कि तुम कुछ काम नहीं किए हो। उतना पढ़ाई किए, उतना सोचे समझे, फिर भी कोई काम नहीं। ये साइंस चाहती क्या है हमसे जान लेना चाहती है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद दिमाग खराब होने के बाद सिर दीवार पर पटकने लगते हो। तुम अपना मुड़ दीवार पर भी पटक दो, फिर भी साइंस की नज़र में कोई काम नहीं होगा। तो यार दीवार पर सिर पटको, पढ़ो लिखो, इतना सोचो समझो, मैप आइटम वर्क करो, ड्राइंग करो, फिर भी काम नहीं। तो क्या है साइंस का नज़र? साइंस के नज़र में किसी काम कहते हैं भाई। अगर साइंस के नज़र में अगर तुम काम करना चाहते हो ना, तो किसी ऑब्जेक्ट पर तुम्हें फोर्स लगाना होगा, मतलब ताकत लगाना होगा। और ताकत लगाने से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए, मतलब फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। तब साइंस कहेगा कि हाँ तुमने कुछ काम किया है। तुम पढ़ते हो, याद करते हो, तो उस सब में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। याद करने में क्या डिस्प्लेसमेंट। और जब तुम अपना सिर दीवार पर पटक देते हो, फिर भी फोर्स तो लगता है, लेकिन दीवार 1 इंच डिस्प्लेस नहीं करता। इसलिए साइंस के नज़र में पढ़ना, याद करना, दीवार पर मूड मारना ये सब काम नहीं है। तो भाई काम करने का भी आदमी का अलग अलग तरीका होता है। कोई बोला कि काम करो यार, तो तुम थोड़ा सा गाड़ी को धक्का दे दिए और बोला कि हाँ काम हो गया। लेकिन दूसरा आदमी को बोला कि काम करो यार, तो वो जोर का धक्का लगा के गाड़ी को इतना जोर से धक्का मारा कि वो गाड़ी पार लग गया। तो भाई कौन आदमी ज़्यादा काम किया, कौन आदमी कम काम किया, ये तो पता नहीं चलेगा। ऐसे में तो कोई आलसी थोड़ा मोड़ा काम कर दिया, बस काम हो गया। आलसी कामचोरों के लिए ये सब ठीक है, लेकिन जो आदमी काम करता है, बहादुर है, उन सब के लिए तो घाटा है। तो इसलिए वर्क का वैल्यू निकालना होगा हम लोग को कि वर्क कैसे निकालते हैं। तो वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यदि तुम्हें जानना है कि तुमने कितना काम किया है, तो सबसे पहले ये बताओ कि तुमने किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाया और फिर वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स से कितना दूर गया। बस दोनों को गुणा कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा कि तुमने कितना काम किया। अच्छा यार, इसका तो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो 50 निकल गया, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? इसके बाद क्या लिखेंगे? यार फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, जिसे कि जूल भी कहते हैं। जूल को कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है ना। तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने तो तुम्हें वो मंत्र दे दिया जिसका यूज करके तुम पता लगा सकते हैं कि कौन आदमी कितना काम कर रहा है। तो चलो अब पता लगाओ कि एक आदमी 100 न्यूटन का धक्का लगाया एक गाड़ी पर और वो गाड़ी 50 मीटर दूर तक गया। तो बताओ कि वो आदमी कितना काम किया। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इसे नहीं बता सकते हो तो किसे बताओगे? हाँ, तो आंसर आएगा 5000 जूल। किस किस का सही आंसर आया नीचे कमेंट करके बताओ। और भाई ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें डिस्प्लेसमेंट को मीटर में दिया रहे, हो सकता है किलोमीटर में दिया रहे, लेकिन तुम कैलकुलेट करके उसे मीटर में ले आना, उसके बाद अपना काम करना। भाई क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन घूम जाए लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं घूमना चाहिए। हो सकता है फोर्स दिया हुआ ही ना हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो फोर्स दिया हुआ नहीं है, सिर्फ मास दिया हुआ है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है।
तो यार फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास दिया हुआ है 100 kg, ए दिया हुआ है 1, तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू फोर्स। तो 100 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 100, तो फोर्स आ गया 100 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 मीटर। बस वर्क डन इज इक्वल टू 100 गुने 50 आ जाएगा आंसर। भाई इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमू के आएगा, लेकिन तुम आंसर बना लेना। भाई एक इम्पोर्टेंट चीज 1 जूल का डेफिनेशन आएगा, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे लिख देना। यदि किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता हो और वो बॉडी 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हो तो वर्क डन 1 जूल होता है। बस इसका मतलब यही होता है। भाई ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर से याद कर लेना। भाई तुम्हें ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वर्क नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ अभी। देखो यार थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि ईयरफोन लगा के देख रहे हो तो ईयरफोन को अच्छा से कान में डाल लो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट बात होने वाली है। देखो यार सिंपल सी बात है। कोई भी ऑब्जेक्ट में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है, यदि वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है तो पॉजिटिव वर्क होगा, और यदि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाता है उसके उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता है तो वर्क नेगेटिव होता है। देखो भाई इस स्प्रिंग पर फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, देखना। देखो इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में। देख रहे हो ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे पीरियड में वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव होता है। समझ गए ना। और एक एग्जांपल देता हूँ। देखो भाई तुमने कोई पत्थर फेंका, तो वो जो पत्थर फेंक रहे हो ना भाई, उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स हमेशा काम करता है। ये हर चीज़ में अड़ंगा लगाता है, चाहे तुम फेंक रहे हो या फिर धक्का देकर उसे ले रहे हो। फ्रिक्शन हर चीज़ में अड़ंगा लगाता है और हमेशा वो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जैसे कि ये बॉल में देख लो, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट पर वर्क डन पूछा जाए तो नेगेटिव में होगा, जितना भी होगा लेकिन नेगेटिव में ही होगा। यदि एग्जाम में पूछा जाए तो इसी वाले एग्जाम्पल को लिख देना, अच्छा नंबर आएंगे। अब देखते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव में कब होगा। देखो यार यदि तुम किसी ऑब्जेक्ट पर धक्का लगाते हो तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होता है, देखते हो ना। हाँ तो वही पॉजिटिव वर्क डन होता है। हालांकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स को नेगलेक्ट किया जाता है। यदि क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स दिया रहे तो मान लेना, और यदि फ्रिक्शन फोर्स को नहीं दिया रहे तो उसे नेगलेक्ट कर देना। सिर्फ तुम फोर्स लगा रहे हो उसे मानना। अब आते हैं हैरान करने वाली बात पर। अब हम जानेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू जीरो कब होता है। देखो यार सिंपल सी बात है। यदि फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यदि 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो वर्क डन जीरो हो जाता है। आंख मूंद कर लिख देना। क्यों? क्योंकि तुम अपर क्लास में पढ़ोगे कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। कोस थीटा के जगह में एंगल लिखा जाता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना बन रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए 90 लिख दिए। यदि 90 डिग्री बन रहा है तो उसके जगह में जीरो लिखा जाता है। अब फोर्स चाहे जितना हो, डिस्प्लेसमेंट चाहे जितना हो, उसे अगर जीरो से गुना करोगे तो जीरो ही ना वर्क डन होगा। हाँ भाई, तो इसलिए जीरो हो जाता है। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यार तुम जमीन के ऊपर दौड़ रहे हो, चल रहे हो, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। देखो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। यही केस सैटेलाइट में भी होता है। सैटेलाइट इस डायरेक्शन में मूव करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींचता है और 90 डिग्री का एंगल बन जाता है दोनों के बीच में, जिससे कि वर्क डन इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो एक्चुअली वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा होता है, लेकिन अभी तुम्हें वैसा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ना है। अगर नेगेटिव वर्क डन वाला बात किया जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। यदि 180 डिग्री का एंगल बनता है
तो कोस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, -1 से गुना करोगे तो कोई भी वैल्यू -1 ही हो जाता है। तो आई होप नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया है। तो भाई वर्क का काम ख़त्म, बस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट से वर्क का काम ख़त्म। अब एक टॉपिक बाकी है, एनर्जी। एनर्जी के बारे में पढ़ना है भाई। एनर्जी का टाइप्स जानने से पहले हमें यह जान लेना होगा कि एनर्जी किसे कहते हैं। ये किस चीज़ का नाम है, ये कोई दानव है या फिर एक दैत्य है कि सामान्य सा आदमी है। भाई ये कोई आदमी नहीं है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बस यही है एनर्जी। सिंपल भाषा में बोले तो ताकत को एनर्जी बोलते हैं। तुम्हारे पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ज़्यादा तुम काम करोगे। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स हमारे सूरज देवता है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब तो तुम ये समझ ही लिए होगे कि तुम्हारे पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगा तुम उतना ज़्यादा काम करोगे। मतलब मोर एनर्जी मोर वर्क, लेस एनर्जी लेस वर्क। चलो ठीक है यार, तुम्हारे लिए खुशखबरी है वो बहुत अच्छा खुशखबरी है भाई। देखो एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल ही होता है और बड़े बड़े मशीन बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करते हैं, तो इसीलिए उन्हें किलो जूल में नापा जाता है। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है। भाई एनर्जी के भी बहुत फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि वाटर का अलग अलग फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म में आइस, लिक्विड फॉर्म में वाटर और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर होता है। ठीक इसी तरीके से यार एनर्जी का भी अलग अलग फॉर्म होता है। वो एक फॉर्म से अलग फॉर्म में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उसी फॉर्म को पढ़ेंगे। अब ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस फॉर्म को जानना है और 2 एनर्जी के बारे में पढ़ना है बस। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अलग अलग प्रकार के एनर्जी होते हैं। एक साउंड एनर्जी भी होता है, मस्कुलर एनर्जी भी होता है और केमिकल एनर्जी भी होता है। बस ये देखने के लिए है भाई। मेन तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ना है। ये सब एनर्जी का काम तब आएगा जब हमें एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा बस, और बाकी कुछ काम नहीं आएगा इसका। मतलब बाद में पढ़ेंगे भाई, अभी बस काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ेंगे। और तुम्हारे क्वेश्चन में भी बस काइनेटिक और पोटेंशियल से रिलेटेड आएगा। और ये सब के रिलेटेड तो पूछेगा कि अगर तुम साइकिल चला रहे हो तो कौन सा एनर्जी किस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो एनर्जी क्या करेगा, ये सब पूछेगा और कुछ नहीं। तो ये सब तो तुम जानते ही होगे यार। अच्छा भाई आज के लिए तो बस इतना ही एनर्जी से खेलते हैं। अब कल एनर्जी से खेलेंगे क्योंकि मेरा एनर्जी भी ख़त्म हो गया है भाई, और हाथ भी डस्टर से काला हो गया है। तो मैं जाता हूँ हाथ साफ़ करने, तुम थोड़ा अपना दिमाग साफ़ कर लेना बस, और वापस से सेकंड पार्ट में मिलना, पार्ट 2 में। चलो बाय। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पे एक लाइक ठोक देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।